गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं तुम्हें आरोह पुस्तक से लास्ट चैप्टर नंबर 18 श्रम विभाजन और जाति प्रथा तथा मेरी कल्पना का आदर्श समाज, जो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है, उसके बारे में तुम्हें बताऊंगी। बच्चों, इस बार तुम्हारे बोर्ड के एग्ज़ाम में जो चैप्टर्स कम हुए हैं उनको तुमने मार्क कर लिया होगा, क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो तुम्हारे एग्ज़ाम में इस साल नहीं आएंगे। उन्हें तुम अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। तो गद्य का जो चैप्टर चार्ली चैपलिन और शिरीष के फूल पहले एग्ज़ाम में आ रहे थे, इस साल के एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। चार्ली चैपलिन और शिरीष के फूल। इसके अलावा कविताओं में आत्मपरिचय कविता नहीं आएगी, निराला की लिखी हुई कविता नहीं आएगी, पतंग कविता हम लोगों ने पढ़ा दी है लेकिन इस बार नहीं आएगी। इसी प्रकार से बात सीधी थी पर ये भी हम लोगों ने पढ़ा दिया, लेकिन जो कोर्स है वो बाद में 30% जो कम किया उन्होंने, उसके अकॉर्डिंग ये पोएम भी नहीं आएगी। छोटा मेरा खेत, बगलों के पंख, ये सब इस बार आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। तो कविताओं में आत्मपरिचय, निराला, पतंग, बात सीधी थी पर, छोटा मेरा खेत, बगलों के पंख, और गद्य में चार्ली चैपलिन और शिरीष के फूल ये नहीं आएंगे। तो इस तरह से आपके हिंदी सिलेबस में आपका गद्य का ये लास्ट चैप्टर है जो आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो है श्रम विभाजन और जातीय प्रथा और मेरी कल्पना का आदर्श समाज। बच्चों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक ऐसा नाम जिससे सभी लोग परिचित हैं। हमारा संविधान जो लिखा गया है वो इन्हीं के द्वारा है लिखा गया है। तो भारत संविधान के निर्माताओं में से एक हैं ये। जीवन भर इन्होंने दलित वर्ग की मुक्ति के लिए और समाज में समता स्थापित हो सके, इसके लिए इन्होंने संघर्ष किया। आप जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो 2 पार्ट में है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और दूसरा है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। इस पाठ का प्रतिपाद्य क्या है और सारांश क्या है, ये तुम्हें मैं बताने जा रही हूँ। जो फर्स्ट पार्ट है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यह पाठ अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 पर आधारित है और इसका हिंदी अनुवाद किया गया है ललित सिंह यादव के द्वारा, और उन्होंने इसका शीर्षक रखा है जाति भेद का उच्छेद। वास्तव में ये एक भाषण था जो डॉक्टर अंबेडकर को जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन में बोलना था। ये एक अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, लेकिन आयोजकों की पूर्ण सहमत नहीं बन पाई और इसके कारण यह सम्मेलन रोक दिया गया था, और इस कारण ये भाषण उस समय नहीं दिया गया था। आपके पाठ में वही भाषण जो है वो संकलित किया गया है, जिसका अनुवाद ललित सिंह यादव ने किया है। अब इसका सार क्या है, सारांश क्या है? लेखक कहता है कि आज के युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यानी जाति को बढ़ावा देने वाले लोग बहुत हैं, और आए दिन अगर आप
न्यूज़ देखते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो ज़रूर आप भी इन घटनाओं से रूबरू होते होंगे कि जाति प्रथा या जातिवाद के पोषक लोगों की कमी नहीं हुई है। समर्थक कहते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को मानना जरूरी है। इसमें आपत्ति यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप भी लिए हुए है। श्रम विभाजन सभ्य समाज की आवश्यकता हो सकती है, परंतु यह श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा श्रमिकों के अस्वाभाविक विभाजन के साथ साथ विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा किसी को ऊंचा तो किसी को नीचा बना देती है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो ये मानव की रुचि पर आधारित नहीं है। मानव की रुचि पर आधारित है तो जिसको जो काम अच्छा लगता है वही मिलना चाहिए, जबकि हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है। सक्षम समाज को तो ये चाहिए कि वह लोगों को अपनी रुचि का पेशा करने के लिए सक्षम बनाए। जिसमें जिसका जो इंटरेस्ट है वही वो पेशा ले। लेकिन जाति प्रथा में ये दोष है कि इसमें मनुष्य का जो पेशा है उसके प्रशिक्षण या उसकी निजी क्षमता के आधार पर ना करके उसके माता पिता के सामाजिक स्तर से किया जाता है। यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। ऐसी दशा में उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में परिवर्तन से भूखों मरने की नौबत भी आ जाती है। हिंदू धर्म में पेशा बदलने की अनुमति न होने के कारण कई बार बेरोजगारी की समस्या उभर आती है। बच्चों, लेखक का ये कहना है कि हमारे यहाँ जो वर्ग विभाजन किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जाति से संबंधित बिल्कुल नहीं था। हमारे यहाँ लोगों की रुचि के अनुसार ही उनको कार्य दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे इसने एक विकृत रूप धारण कर लिया और फिर ब्राह्मण, जिसका उद्देश्य था लोगों को ज्ञान देना, भले ही वो शिक्षित ना हो, अगर ब्राह्मण के घर जन्म लिया है तो वो ब्राह्मण ही माना जाने लगा। उसी प्रकार से क्षत्रिय, जिसका उद्देश्य था रक्षा करना, भले ही उसमें वो गुण ना हो, लेकिन क्षत्रिय के घर जन्म लेने वाला क्षत्रिय ही माना जाने लगा। उसी प्रकार से वैश्य और शूद्र भी। तो इसीलिए लेखक का ये कहना था कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अम्बेडकर साहब ने ये तर्क दिया है कि जाति प्रथा मनुष्य को पेशा बदलने की अनुमति नहीं देती है और भारत की जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता है। हालांकि परिस्थितियां बदल रही हैं, अब ऐसा नहीं है, बहुत कुछ परिवर्तन भी आ चुका है। लेकिन लेखक ने जिस समय ये भाषण लिखा होगा या जिस समय ये अध्यक्षीय भाषण के रूप में ये देने जा रहे थे, उस समय इसका बड़ा ही विकृत रूप हमारे समाज में था। लेकिन अब धीरे धीरे ये परिस्थितियां बदल रही हैं, लोगों को अपनी रुचि के अनुसार काम करने के अवसर मिल रहे हैं। अब प्राचीन स्थिति जो थी कहीं कहीं पर है अभी, लेकिन अब ज़्यादातर ऐसी स्थितियां समाज में नहीं रह गई हैं। लेखक का ये कहना भी था कि जाति प्रथा
का श्रम विभाजन मनुष्य की अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं रहता है। इसमें व्यक्तिगत रुचि और उसकी भावना का कोई स्थान नहीं होता है। ऐसी स्थिति में लोग काम में अरुचि दिखाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, अगर आपके मन मुताबिक काम नहीं मिलेगा तो काम में मन कैसे लगेगा। आप इसको बिल्कुल एक सिंपल उदाहरण से समझ सकते हैं कि आप देखिए, हमारे यहाँ अब तक जो पढ़ाई की व्यवस्था थी, जिसमें अपनी इच्छा से बच्चों को स्ट्रीम चुनने का मौका मिलता था, कौन आर्ट साइड ले सकता है, कौन साइंस साइड ले सकता है, कौन कॉमर्स में जा सकता है, लेकिन उसमें भी कई बार होता था कि बच्चों की रुचि को महत्व ना देते हुए पेरेंट्स अपनी रुचि के अनुसार बच्चों को सब्जेक्ट्स लेने के लिए कहते हैं। तो कई बार हम लोगों ने इतने सालों में बच्चों रिजल्ट देखा है कि जब आप किसी सब्जेक्ट को बेमन से लेते हैं तो फिर उसमें इंटरेस्ट आता ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है कि जब कोई काम आपको ऐसा मिल जाए जिसमें आपका मन लगता ही नहीं है तो उसमें आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल यही बात इन्होंने भी कहनी चाहिए कि जाति प्रथा के आधार पर कि अगर कोई ऐसा है जिसे अपनी रुचि के अनुसार काम नहीं मिल रहा है और वो काम उसे मिला है जिसमें उसका बिल्कुल मन नहीं लगता है, तो वो कैसे वहाँ पर उन्नति के अवसर ला पाएगा। तो इस तरह से डॉक्टर अंबेडकर ने जाति प्रथा और श्रम विभाजन पर अपने विचार प्रस्तुत किए। दूसरा जो था, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। इस पाठ में लेखक ने बताया कि आदर्श समाज में 3 तत्व बहुत जरूरी हैं: समानता, स्वतंत्रता व बंधुता यानी भाईचारा। इससे लोकतंत्र, सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक पहुंच सकता है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी कल्पना का जो एक समाज किस तरह का हो, आइडियल सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, उसमें उन्होंने कहा कि आदर्श समाज तभी हो सकता है जब स्वतंत्रता हो सबको, समानता हो और भ्रातृत्व हो, भाईचारा हो आपस में। समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि कोई भी परिवर्तन समाज में तुरंत प्रसारित हो जाए। ये बहुत जरूरी है कि कोई भी परिवर्तन हो तो सभी जगह वो पहुंचे। ऐसे समाज में सबका सब कार्यों में भाग होना जरूरी है और सबको सबकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सबको संपर्क के साधन व अवसर मिलने चाहिए और यही तो लोकतंत्र की परिभाषा भी है। आवागमन, जीवन और शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता, संपत्ति की और अपनी जीविका चलाने के लिए, इन सब की स्वतंत्रता पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कौन कहाँ आना जाना चाहता है, कौन किस तरह की नौकरी करना चाह रहा है, परंतु मनुष्य के सक्षम और प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। इसके लिए जरूरी है कि अपने व्यवसाय को चुनने की स्वतंत्रता उन्हें दी जाए। इस स्वतंत्रता के अभाव में क्या होगा, मनुष्य दासता यानी गुलामी में जकड़ा रहेगा। और जो दासता होती है यानी गुलामी होती है, केवल कानूनी नहीं होती है, ये वहाँ भी है जहाँ कुछ लोगों को दूसरे द्वारा निर्धारित व्यवहार व कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। तुम ऐसा करो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम यहाँ जाओ, तुम ये पढ़ो, तुम ये करो। तो इसमें कानून का कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन समाज जो है हमें ऐसे नियमों में बांध करके एक गुलामी की तरह ही हमारे व्यवहार को नियंत्रित कर देता है। दूसरी बात उन्होंने कही समता। समता क्या है? बराबरी।
समता के आलोचक जो है उनका ये कहना है कि सभी मनुष्य तो बराबर होते ही नहीं हैं, तो समता कैसे आ सकती है। तो मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर होती है। पहली शारीरिक वंश परंपरा, दूसरी सामाजिक उत्तराधिकार और तीसरा मनुष्य के प्रयत्न। इन तीनों दृष्टियों से मनुष्य समान नहीं होते हैं, शारीरिक वंश परंपरा में भी, सामाजिक उत्तराधिकार में भी और मनुष्य के अपने प्रयत्न में भी। तो क्या इन तीनों कारणों से व्यक्ति से असमान व्यवहार करना चाहिए? असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार बिल्कुल सही नहीं है। हर व्यक्ति को विकास करने के अवसर बराबर मिलने चाहिए। लेखक का मानना है कि उच्च वर्ग के लोग उत्तम व्यवहार के मुकाबले में निश्चय ही जीतेंगे, क्योंकि उत्तम व्यवहार का निर्णय भी संपन्नों को ही करना है। प्रयास मनुष्य के वश में है, परंतु वंश व सामाजिक प्रतिष्ठा उसके वश में नहीं है। आप किस खानदान में जन्म ले लें, ये आपके वश में नहीं है। आप किस जाति में जन्म ले लें, ये हमारे वश में नहीं है। अतः वंश और सामाजिकता के नाम पर असमानता बिल्कुल भी सही नहीं है। एक राजनेता को अनेक लोगों से मिलना होता है। उसके पास हर व्यक्ति के लिए अलग व्यवहार करने का समय नहीं होता। ऐसे में वह व्यवहार सिद्धांत का पालन करता है, सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए। वो सबसे समान व्यवहार इसलिए करता है क्योंकि वर्गीकरण व श्रेणीकरण संभव नहीं है। समता को एक काल्पनिक वस्तु कहा जाता है, फिर भी राजनीतिज्ञों के लिए यही एकमात्र उपाय व मार्ग है। तो समता समाज के लिए जरूरी है, भाईचारा समाज के लिए जरूरी है, समानता समाज के लिए जरूरी है। लेखक ने अपने इस भाषण में, जो कि आपकी पाठ के रूप में संकलित किया गया है, अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। इसमें भातृता शब्द का जो प्रयोग उन्होंने किया है, तो आदर्श समाज के 3 तत्वों में से उन्होंने एक तत्व भातृता यानी बंधुत्व या भाईचारा को भी रखा है। भातृता शब्द संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है भाईचारा। समाज में भाईचारे के सहारे ही संबंध बनते हैं, क्योंकि हमारा समाज मनुष्यों से ही तो मिलकर बना हुआ है। कोई व्यक्ति एक दूसरे से अलग नहीं रह सकता। समाज में भाईचारे के कारण ही कोई परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचता है। इसलिए भातृता यानी बंधुत्व यानी भाईचारा, जिसकी जरूरत सभी ने समझी है। महात्मा गांधी ने भी ये कहा था कि प्राणी मात्र के साथ भाईचारा होना चाहिए। यानी हर व्यक्ति के प्रति भाईचारे का भाव अगर हमारे मन में आ जाए तो समाज में कहीं भी कटुता रहेगी नहीं। अगर हम सबको ये मानकर कि ये तो हमारे भाई की तरह है व्यवहार करने लगे, तो आप ही सोचिए कि फिर दुश्मनी कहाँ रह जाएगी। और भातृता का मतलब केवल भाई यानी मेल यानी पुरुष से ही नहीं है। भातृता का मतलब है सभी में, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, दोनों से ही जुड़ा हुआ है। और अभी भी हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में ये भ्रातृता का जो भाव है अभी भी बहुत कम है। जिस दिन ये चीज़ें हमारे समाज में आ जाएंगी तो जो कल्पना राम राज्य की गई है, एक ऐसा राज्य जहाँ पर किसी को किसी प्रकार का दुख ना हो, सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, किसी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, तो ये सपना अपने आप पूरा हो जाएगा। और ये सपना पूरा करने वाला कौन है? मनुष्य। वो मनुष्य जिसने जाति प्रथा बनाई है, वो मनुष्य जो समाज का निर्धारण करता है। अगर वो सब अपनी विचारधारा को परिवर्तित कर लें तो बड़ी आसानी से
ये जो स्वप्न है, ये जो कल्पना है, वो अपने आप पूरी हो जाएगी। तो डॉक्टर अंबेडकर ने अपने उन्हीं विचारों को जो समाज से जुड़े हुए हैं, समाज के लिए लाभकारी हैं, जिनको ना मानने से समाज का कैसा नुकसान हो रहा है, मनुष्यों का कैसा नुकसान हो रहा है, आर्थिक उन्नति में कैसा नुकसान हो रहा है, इन सब बातों को उन्होंने बताया है। और अपनी कल्पना के आदर्श समाज के बारे में भी लिखा कि जहाँ स्वतंत्रता होगी सबको, जहाँ समानता होगी और जहाँ भाईचारा होगा, वो समाज उनकी कल्पना का समाज होगा, जहाँ पर किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है पाठ का सारांश तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और ये इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। तो जो मुख्य बातें बताई गई उनको ध्यान से अपने दिमाग में जरूर रखना। पाठ से संबंधित प्रश्न मैं तुम्हें बताऊंगी। ओके बच्चों, थैंक यू।